बाकी सब एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सारे बच्चे सामने इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा? यहां लिखा है अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, ये उसी टाइप का 2 गर्ल्स और 2 बॉयज वाला क्वेश्चन। तो एक फैमिली के 2 चिल्ड्रन हैं, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? एम एम, एम एफ, एफ एम और एफ एफ। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे गर्ल्स और बॉयज के, जो उनके 2 चिल्ड्रंस होंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन में आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो दोनों चिल्ड्रन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल, अगर हमें पता है कि कम से कम एक चिल्ड्रन जो है वो क्या है? मेल है। तो वैसे तो ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप 2 इवेंट डिफाइन करोगे। एक इवेंट ए होगा, दूसरा इवेंट बी होगा। बातें मत करो, पहले इधर सुनो। पहले 2 इवेंट्स डिफाइन करेंगे, एक ए और दूसरा बी। इवेंट ए वो इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो दोनों चिल्ड्रन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? सिर्फ एम एम, यही होगा, एक ही सिंगल एलिमेंट आएगा। और उसके बाद दूसरा इवेंट जो नोन है या जो गिवन है, तो यहां पर इवेंट बी को गिवन वाला इवेंट लेते हैं। तो गिवन वाला इवेंट क्या है? वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, मतलब एक चिल्ड्रन जो है एटलीस्ट, वो वर्ड मैंने छोड़ दिया, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल, मतलब कम से कम एक बच्चा मेल है। तो यहां पर हम किस किस को काउंट में लेंगे? 1 2 3, ये तीनों काउंट्स में आ जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा एम एम, एम एफ और एफ एम, ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये क्यों निकालना है? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या एक और तरीका होता है, सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, 1/3 करेक्ट। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो सिंगल एलिमेंट आएगा, मतलब एम एम आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ये सबका हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ए दोनों फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट ए के अंदर ये एलिमेंट आएगा। इफ इट इज नोन दैट एल्डर चिल्ड्रन इज अ फीमेल, तो जो बड़ी वाला है वो क्या है? फीमेल है। तो इसमें हम किसको लेंगे? कौन से 2 इवेंट्स आएंगे? ये वाले 2 इवेंट्स आ जाएंगे। तो ये बी के अंदर क्या आ जाएगा? एम एफ और एफ एफ। क्या ये सबको क्लियर हो गया? करेक्ट। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो उसका फॉर्मूला सेम ये वाला अप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सपोज 5% of men and 0.25% of women have gray hairs। ठीक है, तो इतने परसेंट मेंस का और उतने परसेंट वुमेन्स का ग्रे हेयर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक ग्रे हेयर्ड पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन बीइंग अ मेल, इस पर्सन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। Assume that there are equal number of males and females। तो दोनों का काउंट इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। तो हाँ करेक्ट, मेल होने की प्रोबेबिलिटी और फीमेल होने की 1/2 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी पढ़ी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब पढ़ा। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है और किस मेथड से बनेगा?
ये बनेगा बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम की मैंने एक अप्रोच आपको बताई थी कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि गिवन क्या है, और जो गिवन वाला इवेंट होता है उसको हम क्या डिफाइन कर लेंगे, ए। तो सबसे पहले इसको अगर आप पढ़ोगे तो इवेंट ए क्या होगा, तो क्वेश्चन को पढ़ के बताओ क्या है गिवन। जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है वो पर्सन का हेयर का कलर कौन सा है, ग्रे। देखो, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो ये गिवन हो गया कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है वो क्या है, ग्रे हेयर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहां पर इवेंट ए हो जाएगा ग्रे हेयर्ड पर्सन होना, ग्रे हेयर्ड पर्सन। और उसके बाद हम इवेंट्स E1 और E2 डिफाइन करते। तो इवेंट E1 जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ वो क्या है, मेल। तो मेल होने की मेल होना इवेंट E1, फीमेल होना इवेंट E2। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद यहां पर बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता था, क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू, याद करो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ये क्लियर सबको? अब सबसे पहले ना मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ, ये कितना कितना होगा। ये दोनों 1/2 होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स है, तो दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है ये समझाना मुझे। इस चीज का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, गिवन E1 मतलब जो सेलेक्ट हुआ है वो क्या है, मेल है। तो अगर मेल सेलेक्ट हो रहा है तो उसका ग्रे हेयर होना, तो मेल सेलेक्ट हो रहा है तो उसका ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 5/100। और इसका क्या मतलब हुआ, फीमेल सेलेक्ट होना और उसका ग्रे हेयर होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25%। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25/100। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। अब इसको पुट कर दो, तो इधर पे भी 1/2 इंटू कितना क्या आ जाएगा, इधर पे 5/100 आ जाएगा। तो सीधे सीधे ना 1/2 और अपॉन वाला 100 सबसे निकाल के काट दो, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 5, और नीचे में क्या बच जाएगा, 5 + 0.25। समझ में आया ना सबको? तो ये हो जाएगा 5/5.25, जिसको आप लिख सकते हो 500/525, ये भी लिख सकते हो। फिर और जो भी सिंप्लीफाई करोगे 20/21 सिंप्लीफाई करने पे 20/21 चेक कर लो, ये हो गया सबका। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को, मैं कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो हटा रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो एक बार। अच्छा ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन एलिमिनेटेड है, ये डिलीटेड है। ये ना बर्नौलीज ट्रायल का क्वेश्चन है जो हटा दिया गया है, तो उसको स्किप कर दो। उसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो, क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है। क्या है आंसर इसका? किसी का आया आंसर? तो एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, 7 5 जा कितना हो गया, ये 35, इधर पे 1 बचा और बचा 6, 7 2 जा क्या हो गया 14, और इधर पे क्या बचा 2। इसका मतलब एक साल में 52 वीक्स होते हैं।
तो हर दिन 52 बार आएगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब वो जो 2 डेज होंगे वो कंसेक्यूटिव डेज होंगे, जैसे कि संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे। समझ रहे हो? तो ये टोटल कितने पॉसिबल वेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, जिसमें फेवरेबल, तो फेवरेबल हमारा क्या है? ट्यूसडे होना। तो ट्यूसडे वाले कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। तो 2 फेवरेबल और ऑल पॉसिबल 7। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2/7। सिंपल, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ट्यूसडे की जगह संडे होता, मंडे होता, कुछ भी होता, तो लीप ईयर के लिए यही आंसर आता 2/7। और अगर नॉन लीप ईयर होता तो 1/7, क्योंकि तब रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ये वाला भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बना लिया था क्या? ये हो गया था ना शायद सबका? ओके, अच्छा, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था। हाँ, और ये भी मेरे ख्याल से हमने कर दिया था योगा वाला, और ये क्वेश्चन भी कर लिया था आई थिंक। ये 8 वाला नहीं किया था क्या? अच्छा, ये नहीं किया था, चलो इसको कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ये वर्ड सुना सुना लग रहा है ना? डिटर्मिनेंट जो चैप्टर 3 या 4 हुआ करता था। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2/2 वाला। ठीक है, तो इसका जो हर एक एलिमेंट है, या तो वो 0 है या फिर वो क्या है? 1। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं या तो यहां 0 डाल सकता हूं या फिर 1 डाल सकता हूं हर एक जगह पे, तो कितने पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स बनेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स या सैंपल स्पेस, बताओ क्या होगा? 16। सही तो है 16। कैसे पता चला 16 बनेगा? ये क्लास 11th में जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते थे ना, हमारे पास कितने वैकेंट प्लेसेस हैं? 2 वैकेंट प्लेसेस। हर प्लेसेस के पास कितने कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, याद आया? तो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 16। क्या ये क्लियर हो गया? अगर हर प्लेस के पास 3 ऑप्शन होते, या तो 0 या तो 1 या तो 2, तो कितने मैट्रिक्स, कितने डिटरमिनेंट बनते? 3 की पावर 4। समझ गए ना? तो सिंपल ये तरीका ध्यान रखना। तो ये जो 16 मिला है, ये क्या है? n ऑफ s है। नंबर मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जिसको ऑल पॉसिबल आउटकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। अब ये वाली चीज थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पॉजिटिव कब होगा? जब देखो, ये जब लीडिंग डायगोनल है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट ऐसे ही निकालते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। जब ये वाला दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए भाई? क्योंकि 1 आएगा तभी तो ये वाला जो भी है माइनस करने पे वो 0 आएगा, तभी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 कब आएगा? जब ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा? 1। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन, इसके लिए भी क्या है? एक ही ऑप्शन। लेकिन इसके लिए कितने कितने ऑप्शन है? देखो, या तो इसको भी 0 या फिर इसको 0, मतलब एक ऑप्शन हो गया। या इसको 0 और इसको क्या ले लो? 1, मतलब एक और ऑप्शन हो गया। या इसको 0 और इसको 1 ले लो, मतलब एक और ऑप्शन हो गया, मतलब 3 हो गया। और क्या दोनों को 1 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। दोनों को 1 लेने पे डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 0, जो पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है। तो इसलिए 3 ही फेवरेबल आउटकम्स बने, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/16। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद assume that individual entries of determinant are chosen independently, each value being assumed with a probability of 1/2। वो वही चीज बता रहा है, दोनों के लिए 2 ऑप्शंस है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, क्या ये क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। 1 मार्क के लायक क्वेश्चन है ये वाला भी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है विथ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है, ओके। तो एक बार तुम लोग पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं। पहले पढ़ लो।
पीहू इधर पे पढ़ लिया, ये क्वेश्चन बना लिया। हाँ, पीहू एक्सप्लेन करेगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ तो ये सॉल्यूशन पीहू एक्सप्लेन करेगी। चलो 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 ठीक है, सारे बच्चे पढ़ लो। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं वेन डायग्राम से समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो देखो, उसको समझोगे ना तो वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। तो ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी और सिर्फ बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो मान लेते हैं कि ए का फेल होना ये है, ये ए फेल्स है, समझ रहे हो ना, ए फेल्स। और ये वाला हो गया, मान लो ये है बी फेल्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया? मैंने वेन डायग्राम से बनाया। तो ये वाला जो रीजन है वो उसका क्या मतलब हुआ? ए एंड बी बोथ फेल, ए एंड बी बोथ फेल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब इसका क्या होगा, मतलब बताओ, ये वाला रीजन क्या शो करेगा? ये क्या शो करेगा? ओनली बी फेल। ये है ओनली बी फेल्स। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वाला रीजन क्या शो करेगा बताओ? ओनली ए फेल, ओनली ए फेल। और ये पूरा क्या शो करेगा? ये पूरा मतलब यहां से लेके यहां तक ये है ए और बी फेल्स, और या तो ए या तो बी फेल्स। क्या ये समझ में आ गया? मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्या ये क्लियर? ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल आपको दिया हुआ है, इसको मैं इजियर बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिनोट कर देता हूं। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.2। यहां तक क्लियर हो गया? ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ओनली बी, या ये लिखने से और बेटर ऑप्शन है क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए मतलब बी का फेल होना लेकिन ए का फेल नहीं होना। तो उसको कैसे निकालेंगे? वेन डायग्राम से देखो, ये पूरा सर्कल बी का फेल होना है, ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ बी का फेल होना है। तो अगर मुझे सिर्फ बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओनली बी, तो पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, या इसे मैं ओनली बी ही लिख देता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी आपको कितना गिवन है? 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, ए एंड बी फेल्स ये आपको दिया हुआ, मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 0.15। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये 0.15 इधर जाएगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिल जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? 0.30। क्या ये क्लियर हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो क्वेश्चन में ही गिवन था। यहां तक क्लियर सबको? yes, अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन बी हैज फेल्ड। तो यहां पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्या ये समझ गए सभी? अब क्या फॉर्मूला होता है ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल एकदम, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देख लो, 0.15। बी की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाला 0.30। तो दोनों में से पॉइंट हटा देंगे तो 15/30 मतलब कितना आ जाएगा? 1/2। तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 1/2। चेक कर लो, क्लियर सबको?
सेकंड वाले का तुम लोग बताओ कैसे निकलेगा। हाँ, बाकी बच्चे एक बार देख लो और पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन मतलब ये वाला ओनली ए फेल्स अलोन मतलब ओनली ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2 माइनस 0.15, तो इसका आंसर आएगा 0. कितना आएगा 0.05। एक बार चेक कर लो सबको क्लियर है ना। ये ऑनलाइन में जो बच्चे अटेंड कर रहे क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, तो ये हटा दो फिर मैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन ना मैं अभी रिसेंटली उसमें पढ़ाया था एनआईटी में, जो थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस, तो उसमें एक टॉर्पेडो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें वो बम फेंकता है, 2 बम फेंकता है, तो पहले के फेल होने का दूसरे के फेल होने का इसी टाइप का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आ सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। 2 बम फेंकता है, पहले बम के सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दूसरे बम के सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और दोनों की गिवन है। तो ओनली ए के करने की और ओनली बी के करने की, ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए ना? हटा दो फिर इसको मैं। ओनली बी मतलब कि सिर्फ बी फेल हो रहा है, ए फेल नहीं हो रहा है। और बी का मतलब है कि ए बी फेल हो रहा है, ए हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ओनली बी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे बी में से इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देते हैं। समझ गया? मतलब ये वाला रीजन। क्या ये क्लियर? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। ये इजी लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन आपके मार्क्स खा जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझो। अच्छा, मैं ये भी देखा हूं कई बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? तुम लोग तो नहीं करते हो ना? मतलब फाइनल एग्जाम में मैं लिटरली बता रहा हूं, बच्चे ना सिर्फ 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करके, बाकी में ऑप्शन लिख के ही नहीं आए। ऐसे बच्चे करते हैं, तो तुम लोग मत करना ये चीज। बने ना बने टिक जरूर करके आना है। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर हो गया, ए के। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, ए है। और ये तभी हो सकता है जब ए क्या हो, बी का सबसेट हो। क्योंकि अगर मान लो ये मेरा पूरा बी है और ये मेरा ए है, तो जो ए है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका क्या आएगा, ए आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? क्या कर रहे हो तुम दोनों, इधर ध्यान दो। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये बताओ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये ग्रेटर होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो यहां पर ऑप्शन बी
ऑप्शन बी क्या सही हो सकता है क्या? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो होगा क्या? नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, है ना, क्योंकि सिंबल वो ग्रेटर देन लेस देन वाला उल्टा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद ये तीन ऑप्शन जो बच गए, ये तीनों ऑप्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सेम चीज की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। क्या दिख रहा है तीनों में? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैसे निकलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इससे बनता है। तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूं, ये वाले टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, समझ गए? ताकि मैं इस फॉर्म में ला सकूं उसको। तो ये वाला जो है इसको मैं लिख दूंगा बी इंटरसेक्शन ए लिख दूंगा, और नीचे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, और ग्रेटर देन ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये पूरे की जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक ऑप्शन हमने कैसे काटा और बाकी ऑप्शन के हिसाब से हमने कैसे मॉडिफिकेशन किया, ये क्लियर सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में पहले अच्छे से समझना क्या चीज आपको दी हुई है। यहां पर आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आप ये दोनों टर्म्स को देखोगे तो ये दोनों टर्म्स तो यही कैंसल आउट हो जाएंगी, और इस टर्म को अगर मैं इधर पे शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही मतलब हुआ इसका। इसका मतलब बी किसके इक्वल आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है। अब ऑप्शन में पहला वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की वैल्यू क्या होगी? 1। तो चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है बी गिवन ए का? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और नीचे में क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो वेरीफाई नहीं कर सकते। अब ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ए गिवन बी में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे में भी आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ना आप यहीं पर उसको कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। जैसे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर पे क्या बच जाएगा? 1, और इधर पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे शॉर्टकट कैसे निकालना। हटा दो इसको फिर मैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी पूरा कर लिया। अब आज मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को एक बार करवा देता हूं, आप लोगों को बनाने दे देता हूं। चलो सॉल्व करो। हाँ अगली क्लास से करता हूँ। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तेरा कब है मैथ्स का? 2 तारीख को है ना, तो करा दूंगा उसके पहले वेक्टर। ठीक है, वेक्टर खत्म करा दूंगा, संडे को ले लूंगा एक्स्ट्रा क्लास और उसके बाद हो जाएगा। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, किसका क्वेश्चन है ये? रैंडम वेरिएबल, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था। चलो सॉल्व करो।
फर्स्ट वाला सबका हो गया क्या? यस सर, सबको। ओके, तो फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व किया? इसमें एक्सप्रेस करके सर, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल होगा, फिर उसके फॉर्मूला यूज करके हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। चलो ठीक है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ए सभी का सही है। ए की वैल्यू 1 है सर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5/6। ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, तीनों का सम कितना आएगा? 1। तो k/2 प्लस k/3 प्लस k/6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। और फिर जब एलसीएम लोगे तो आ गया 6, 2 3 जा 6, तो 3k, 3 2 जा 6, मतलब 2k प्लस k is equals to 1. So k की वैल्यू 6k/6 is equals to 1. So k is equals to आ जाएगा 1. तो ये मिल गया आपको 1 मार्क। k is equals to 1 मतलब 1 मार्क। समझ गए? अब सेकंड वाले का देखते हैं क्या आएगा। सेकंड वाले में यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो ये k/2 प्लस k/3 मतलब 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 मतलब ये आ जाएगा 5/6। क्या ये आ गया सबका? यस सर। अगेन 1 मार्क यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने ऑप्शन दे दिया है ना, या तो ये या तो ये। नहीं, पूरे क्वेश्चन नंबर 30 में 2 ऑप्शन है, या तो पूरा क्वेश्चन नंबर 30 के तीनों पार्ट्स करो 1 मार्क ईच, या फिर ये करो ये 3 मार्क्स फॉर दिस ओनली। क्लियर? हाँ, तो बताओ थर्ड वाला कैसे बनेगा? सर वो समेशन ऑफ xi फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? समेशन ऑफ e ऑफ x। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ pi इंटू x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो k/2 ये कितना हो जाएगा? 2k/3 ये कितना हो जाएगा? 3k/6 और फिर सबको ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है वो? k/2 मतलब 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/6, जो ये भी बन जाएगा 1/2। 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 2/3, तो 1 प्लस 2/3 मतलब ये आ जाएगा 5/3। तो इसका आंसर आएगा 5/3। चेक करो ये आया क्या? सब समझ गए ना? पिछली क्लास का टॉपिक था ये, और डायरेक्टली सीधे 3 मार्क्स के लिए पूछा है। हाँ, सेकंड पार्ट बताओ सॉल्व करके। नॉट बी। अब इसमें ये वाला वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ये दिमाग में डाल लो। और अगर मान लो ऐसा आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और इसका क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये समझ गए? तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश दैट इज इक्वल्स टू 1/4। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, वैसे ये क्या हो जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/6। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तक तो हो गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं थोड़ा इजियर अप्रोच बताता हूँ। आप एक काम करो कि आप ना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मान लो x और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मान लो y। क्या ये समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1-x। क्या ये क्लियर? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा बताओ?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब आप क्या करो, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे क्या आ जाएगा y, तो इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। सेम चीज यहाँ पर भी करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे क्या पुट करोगे x, यस और b डैश की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। क्या ये क्लियर हो गया? ब्रैकेट्स ओपन करो तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर मिला x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। क्या ये क्लियर है सबको? अब दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर पे क्या बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/4। चेक करो यहाँ तक समझ में आया? तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 24, इधर पे 4 माइनस 6 मतलब कितना आ जाएगा -2/24, मतलब आ जाएगा -1/12। ये किसकी वैल्यू आ गई y माइनस एक्स की -1/12। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद ना इन वैल्यूज को आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अगर लगाओगे तो देखो x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी y प्लस 1/12, और इस x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर x की जगह पे, यहाँ पर x की जगह पे, तो ये x की जगह पे कितना आ जाएगा y प्लस 1/12 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y की। यस सर। हाँ, अगर डिवाइड करते तो भी कटता कहाँ उसमें टर्म्स? नहीं कटता, वो वैसे थोड़ी कटता है। अगर तुम उसको डिवाइड करते तो एक तरीका है, वो उससे सॉल्व कर सकते हो, कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो उससे बेटर ये वाला कि सब्स्टिट्यूशन लगा के क्वाड्रेटिक अप्लाई कर दो। तुम्हें क्वेश्चन निकाल के रख लेना, ठीक है? चलो इसके बाद जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है y की, और अगर या इसको मैं सॉल्व करा दूं क्या पूरा आगे तक, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करना, ठीक है? हाँ, तो देख लो इधर पे आगे अगर ब्रैकेट्स ओपन करोगे, पहले एलसीएम ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 12y प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। फिर इधर पे 4 1 जा 4 3 जा कट जाएगा, और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर 3 इधर पे हो गया 12y प्लस 1, और इधर पे आ जाएगा 1 माइनस वाई। ब्रैकेट्स ओपन करना तो 12y इंटू 1 मतलब 12y, 12y इंटू माइनस वाई मतलब -12y स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। फिर उसके दिया जाएगा, सारी टर्म उधर भेज देता हूँ, तो 12y स्क्वायर, और इधर पे ये -11y माइनस 1 प्लस 3 मतलब प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर 12 2 सा 24, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -8y और -3y में, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। y की दो वैल्यू मिलेगी, जिसमें आप कौन सी वैल्यू को कंसीडर करोगे? जो पॉजिटिव होगी सर, जो पॉजिटिव होगी और 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है? चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो और उसके अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ।